साधुवाद। माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करे। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सहित सकुशल होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन करते हैं। यदि आप हमारे ज्योतिष की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बगैर समय का नुकसान किए हुए आइए चलते हैं, आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा का आयोजन कल से ही शुरू किया गया है। कल की कक्षा में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि पंचांग के सहारे से भी हम लोग प्रश्न कुंडली बना सकते हैं एवं स्वर कुंडली कैसे बनाई जाती है, इस पर भी कक्षाएं कल हुई थी। कुछ सदस्यों का कहना था कि इसकी सारणी हमें उपलब्ध करा दी जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सारणी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव दिख रही है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ, तो अब हम लोग आज की कक्षा में इस पर भी 2 मिनट में पुनरावृत्ति कर लेंगे, यानी कि प्रश्न कुंडली हम लोग कैसे बनाएं। आज की कक्षा की विषय वस्तु हुई प्रश्न कुंडली कैसे बनाएं। तो आज की कक्षा में हम लोग कई कुंडलियों पर चर्चा करेंगे। किसी भी एक कुंडली को हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे कुंडली बनती है। जिसको जो विधियां समझ में आ जाए उस विधियों पर वह अमल करे। तो हम लोग आज की कक्षा में स्वर कुंडली पर भी चर्चा करेंगे, अंक कुंडली पर भी चर्चा करेंगे एवं दिशा कुंडली पर भी चर्चा करेंगे कि यह कुंडलियां सब कैसे बनती है। यदि किसी सदस्य को पंचांग से अभी तक कुंडली बनाने नहीं आता, वह अपना विचार समूह में लिखेंगे कि हमें पंचांग से कुंडली बनाना नहीं आता, तो हम पंचांग से भी कुंडली बनाने की कायदा बतला देंगे अगली कक्षाओं में। वह भी 5-7 मिनट की विषय वस्तु है, हम लोग उपयोग उसका भी करके आगे बढ़ते चले। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि स्वर कुंडली पर हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा किया। अब यहाँ पर हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं, यानी कि पुनराभ्यास कर लेते हैं। तो पुनराभ्यास के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ भी शब्द बोले, अगर हम पूछते हैं कि आप कोई फूल का नाम बतलाए, अगर उसने आप ही लोगों में से कोई सदस्य बोल दे कोई फूल का नाम, हम लोग उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे, बढ़ जाएंगे उसी के सहारे हम। गुलाब, कमल का फूल। अच्छा, किसी ने कहा कमल का, किसी ने कहा गुलाब का, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि स्पष्ट रूप से जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने जैसा कि कल कहा था कि अवर्ग के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो अ से लेके अह तक के बीच का अगर शब्द होता तो लग्न में राशि कौन हो जाती? 5। लेकिन यह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर कह दिया क, तो इसके स्वामी मंगल देव हैं, मंगल देव की राशि लग्न में होगी, तो मंगल देव की 2 राशियां हैं, 1 और 8। तो अब यह यहाँ पर 1 होगा या 8, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इसके निर्णय के लिए यहाँ पर देखा जाए, क जो है पहला वर्ण है, तो 1 से गिनती शुरू होती है, एक संख्या विषम होता है, तो यह विषम पर है। तो मंगल की राशि 1 विषम है, 8 सम है। तो यदि यह अंक विषम पर आ गया क, अगर जिसने क कहा उसके लिए लग्न कुंडली की लग्न राशि 1 हो गई। अगर जिसने भी कहा गेंदा, तो भी हो गया ग, तो यह भी विषम पर हुआ, फिर भी 1।
अगर किसी ने कुछ दूसरा शब्द कहा होता, अगर उसके शब्द का प्रथम अक्षर अगर ख होता, तो यहां पर लग्न की राशि क्या हो जाती? गुरुजी 2। 8 गुरुजी। 2 कैसे हो जाएगा? 8 होता, 8 मिस्टेक। 8 8 गुरुजी, 8 गुरुजी, सम संख्या 8। 8 हो जाता। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर अगर 8 हो जा रहा है तो यहाँ पर ऐसे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद में ग्रहों को हम लोग पंचांग से देख के लिख लेंगे। हालांकि जजमान के सामने जब भी अगर कोई काम करे या किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भी काम करे तो मोबाइल का न के बराबर इस्तेमाल करे। हाँ, ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, एक निश्चित जगह पे हैं, वहां पे लैपटॉप वगैरह है, सब कुछ है, एक निश्चित जगह पर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब चाहे जहां चाहे वहीं पे मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, यह थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होती। अगर हम पंचांग का सहारा लेते हैं तो लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई पंडित जी जो है वो पतरा देकर बतला रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ग्रहों की स्थितियों को पंचांग के सहारे या मोबाइल के सहारे लिख लेते हैं। अब अभी कर्क राशि में बुध देव हैं तो हम लोग यहाँ पर बुध देव लिख देंगे। कन्या राशि में केतु देव हैं तो कन्या में केतु देव लिख देंगे। 11 नंबर की राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो यहाँ पर शनि देव को लिख देंगे। राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो राहु को मीन राशि में लिख देंगे। चंद्रमा एवं मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो मेष राशि में लिख देंगे। गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। मिथुन राशि में सूर्य शुक्र गोचर कर रहे हैं, लिख देंगे। हो गया, प्रश्न कुंडली तैयार हो गई। अगर कोई किसी भी चीज का नाम आप पूछ सकते हैं, वाद्य यंत्र का नाम पूछ ले, देवता का नाम पूछ ले, नदी का नाम पूछ ले, गांव का नाम पूछ ले, रिश्तों का नाम पूछ ले, कुछ भी जो आपके मन में आ जाए वही आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। हम क्या पूछे यह नहीं सोचना है। अगर क्या पूछे यह सोच करके पूछिएगा, यह इसका असर फलादेश पर पड़ जाता है। फलादेश में नकारात्मकता आ जाती है, सकारात्मकता नहीं आती। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, प्रश्न कुंडली पर फलादेश करते हैं, तो उस वक्त आपको सामने वाला व्यक्ति दूजा ईश्वर समझता है। डॉक्टर को या ज्योतिषी को लोग दूजा ईश्वर समझते हैं। तो वहां पर वो बातें, अगर कोई ठ बोल दिया, अगर कुछ पूछे हैं, अगर ठठेरा ही बोल दिया सब, तो यहाँ पर ठ आ गया। ठ शब्द क्या है? ठ के स्वामी बुधदेव हो गए। इनकी राशियां कौन है? 3 और 6 है। तो ठ 1 और 2 दूसरे संख्या पर आया, जो सम संख्या है। तो बुधदेव की सम संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पर 6 लग्न में राशि हो जाएगी। अब तो स्वर कुंडली में किसी को कोई समस्या नहीं है या है अभी भी? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो सारणी दिख रही है, जब वीडियो मिलेगा तो उस समय स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। जी गुरुजी। हाँ, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, स्वर कुंडली की बात हो गई, तो अब हम लोग चलते हैं अंक कुंडली की तरफ। यदि जिसे स्वर कुंडली के लिए विस्तृत वीडियो चाहिए तो कल की कक्षा की वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक हम सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित होती है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब हम इस जो सूची है प्रश्न कुंडली बनाने हेतु स्वर या वर्ण सारणी, इस सूची को हम यहां से डिलीट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग अंक कुंडली बनाते हैं। अंक कुंडली कैसे बनाई जाती है? तो इसके लिए हम प्रश्नकर्ता को, कोई भी कुंडली बनाए प्रश्न कुंडली, तो प्रश्नकर्ता को जरूर अपने इष्ट देवता
का स्मरण, अपने बुजुर्ग जनों का अभिवादन एवं वह व्यक्ति जितने तीर्थ स्थान या पवित्र नदी का दर्शन किया है, स्नान किया है, सभी चीजों को हम लोग कहते हैं कि आप स्मरण कीजिए, ताकि उसकी भावनाएं, उसका मन एकाग्रचित हो सके। पहले उसका मन एकाग्रचित करते हैं, फिर उनसे हम पूछते हैं। तो अंक कुंडली बनाने के लिए हम लोग क्या पूछेंगे? तो अंक कुंडली बनाने के लिए हम लोग उन्हें कहेंगे कि आप 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक संख्या बोले। कितना अंक पूछेंगे? से लेकर 108 तक। 1 से लेकर 108 के बीच का। बीच बीच यह भी कहेंगे कि जब मैं कुछ भी पूछूं तो बगैर सोचे समझे विचार नहीं करना है कि कौन सा संख्या अच्छा है, कौन सा संख्या बुरा है। यदि आपने विचार किया, पहले अंक से भी पूछने से पहले यह कहना है कि मैं जो अब पूछने आपसे जा रहा हूं, आप जो भी जवाब दें उस पर विचार न करें, देर न करें। यदि आप देर करेंगे, आपके फलादेश में अंतर होता चला जाएगा। यह सभी क्या है? सगुण है। इस पर भी हम आगे की कक्षाओं में आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे कि सगुण का महत्व क्या है। तो यदि वह व्यक्ति अब तो कोई ना कोई एक संख्या बोलेगा ही बोलेगा। 5। वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कोई ना कोई संख्या बोलेगा। हमारी बातों को पूरा स्पष्ट रूप से समझते चले। अब वह कोई जब भी कोई संख्या बोलेगा तो वह संख्या 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकती है, या 9 से अधिक और 108 के बीच में हो सकता है। कंडीशन यही दो होंगे। अब हमने अधिकतम संख्या 108 ही क्यों कहा, यह भी जानने की विषय वस्तु है। क्यों अधिकतम संख्या 108 है? हम 110 क्यों नहीं, 150 तक क्यों नहीं, 300 तक क्यों नहीं? यह प्रश्न है या नहीं है? जब तक इस प्रश्नों का उत्तर हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक इस अंकों की महत्ता नहीं समझ पाएंगे। तो एक हम सभी जानते हैं, हालांकि अगली कक्षाओं में पुनरावृत्ति की जाएगी, वहां पर जो सदस्य अभी नहीं जानते हैं अगली कक्षाओं में समझ जाएंगे। जो सदस्य कुछ पहले से कुंडली फलादेश पर कुछ विषय वस्तु जानते हैं, उनको हमारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती जाएगी। एक राशि में, एक राशि कितने नक्षत्रों की होती है? तो 2.25 नक्षत्रों की होती है। इतना तो सभी आदमी जानते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो एक राशि में नक्षत्रों के कितने चरण हो गए? 9 चरण गुरु जी। 9 चरण। 9 चरण हो गए। यह 9 चरण हो गए एवं यह 12 राशियां हैं। वही 12 राशियां तो कुंडली के 12 भाव बनते हैं। 12 राशियां है या नहीं है? जी गुरु जी। तो वहीं 12 में जब हम लोग 9 से गुना करते हैं तब 12 9 108 होता है, यानी कि नक्षत्रों के चरणों की संख्या 108 होती है। तो हम लोग जब सामने वाले से पूछते हैं कि कोई भी एक गिनती का संख्या बतलाइए, इसका मतलब यह होता है कि हमने अपने मन में विचार कर लिया कि हाँ, हम उनसे नक्षत्र का चरण पूछ रहे हैं, हम उनसे नक्षत्र का चरण पूछ रहे हैं। जो जितने ज्योतिष के बारे में जानते होंगे वह हमारी इस बात को खूब बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। जो नए हैं वह धीरे धीरे समझते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब तो कोई भी व्यक्ति, अब जैसे कि अभी कक्षा में किसी एक सदस्य ने कहा है कि गुरुजी 5, तो यह तो शुरू से 5वां चरण ही है, नक्षत्र का 5वां चरण है। तो यहाँ पे मेष राशि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 चरण तो मेष राशि का ही हुआ। तो लग्न कौन सा हो गया? मेष लग्न ही हुई।
जी गुरु जी। इसका नियम क्या है, जब भी हम कोई अंक पूछते हैं तो जितना ही अंक अगर वह व्यक्ति सामने वाला बतलाता है, तो यदि उस संख्या में 9 से भाग लगने वाली है तो हम 9 से भाग दे देते हैं। यदि 9 से भाग लगने वाली नहीं होती है और 9 से पहले ही संख्या पुर जाती है, यानी कि 9 तक रहता है संख्या, तो लग्न मेष राशि होती है। क्योंकि जब 10 होगा तभी तो हम 10 में 9 से भाग देंगे, तो एक मर्तबा कटेगा, 9 कम होगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अगर 9 से अधिक होगा तभी तो हम 9 से भाग दे पाएंगे ना। जी गुरु जी। अब यहां पर देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अगर 14 ही बोल देता है तो हम इसमें 9 से भाग देते हैं। तो 9 से भाग देते हैं तो एक मर्तबा 9 एकम 9, यहाँ 9 हो जाता है, और 14 में से 9 कम करते हैं तो कितना आता है, 9 5 14, 5 आया। तो यदि शेष बचता है, यदि शेष बच जाता है, तो यदि शेष बच जाता है तो भाग फल में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो जो आता है वही लग्न राशि होती है। अब यहाँ पर 1 आया तो हम लोग, यहाँ पर शेष भी बचा हुआ है तो हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो लग्न की राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुरु जी। 2 हो गया। अब यहाँ पर यह जो शेष 5 बच गया, आप लोग कहेंगे कि यह 5 क्या है। यह 5, अगर कोई व्यक्ति 15 बोलता है तो भी आप 9 से भाग देते हैं, तो 1 यहाँ पर आता है, 9 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 2 व्यक्ति, अगर उदाहरण स्वरूप आपके पास में अगर 2 व्यक्ति आता है प्रश्न पूछने, और एक ने 14 बतलाया और दूसरे ने 15, दोनों की लग्न राशि क्या हो गई, वृष हो गई गुरु जी। दोनों की ही राशि वृष लग्न की राशि हो गई। तो क्या दोनों का फलादेश एक ही हो जाएगा, नहीं होगा, अंतर हो जाएगा। क्योंकि शेष क्या हुआ, शेष इसका बदल गया, इस पर भी फलादेश अंतर करता है। तो यह क्या है, यह छठा जो शेष राशि बचती है यह नवमांश होता है। यह शेष राशि जो बच जाती है वह क्या होता है, नवमांश राशि हो गई। इसका भी हम लोग आगे की कक्षाओं में, जो व्यक्ति नवमांश सारणी के बारे में जानते होंगे तो हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि यही अगर वृषभ राशि का 5वां नवमांश कहाँ से शुरू होता है, तो वृषभ राशि का 5वां नवमांश 9 के बाद में 5 गिनेंगे, 10 11 12 1 2। वृषभ राशि का 5वां नवमांश वृषभ ही हो जाता है। तो इनका लग्न सारणी भी वृषभ हुआ, नवमांश सारणी भी वृषभ हो, लग्न हो जाएगा। लेकिन यदि किसी का 15 संख्या आता है तो उसका नवमांश लग्न क्या हो जाएगा, मिथुन हो जाएगा, यानी कि नवमांश लग्न ही बदल गया। तो जब नवमांश लग्न बदल जाएगा तो क्या फलादेश में अंतर होगा या नहीं होगा, होगा गुरुजी। फलादेश में ही अंतर हो गया, क्योंकि संख्या उन्होंने अलग अलग बोला है। तो यह अंक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो कुंडली बन जाती है, तो लग्न राशि का निर्माण हो गया। तो लग्न राशि का जब निर्माण यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ग्रहों को लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 2 बातें और आ गई जो हम लोगों को समझना होगा। वह क्या है, तो इसको समझने के लिए जरा सा पहले कुंडली साफ, बोर्ड को साफ करने दीजिए। तो जिस व्यक्ति को यह कक्षा अभी वर्तमान में नहीं समझ में आ रही है, इस वीडियो को सेव कर लेंगे, इसके बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। जब आगे हम लोग 1-2 कक्षा नवमांश कुंडली पर आधारित चर्चा करेंगे, वहां पर आप लोगों को स्पष्टतया समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी प्रारंभिक कक्षा है, इसलिए कुंडली कैसे बनाया जाए यह सीखना आवश्यक है। अब
शेष की बात करते हैं। 1 से लेकर 9 तक की बातें तो स्पष्ट हो गई कि यदि 1 से 9 तक है तो लग्न 1 हो जाएगा। अगर 9 से अधिक है तो हम उसमें 9 से भाग देंगे। भागफल यहाँ आता है, कुछ भी आ जाएगा, और शेष अगर बचता है तो भागफल में 1 जोड़कर लग्न की राशि का निर्माण कर लेंगे। यहां तक स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब यहाँ पर यदि 1 आ रहा है तो ठीक है, 2 आ रहा है तो वही नियम, 3 आ रहा है तो वही नियम, 4 आ रहा है तो वही नियम, 5 आ रहा है तो वही नियम, 6 आ रहा है तो वही नियम, 7 आ रहा है तो वही नियम, 8 आ रही है तो वही नियम। लेकिन यदि शेष 0 आया तो क्या करेंगे? तो एक नंबर कोई सदस्य, कोई भी सदस्य बतलाए कि यदि शेष 0 हो, जिन्होंने पूर्व में प्रश्न एक को नंबर लिखित लगन हो जाएगी किया है। गुरुजी। एक नंबर लगन हो जाएगी गुरुजी। क्यों? अगर संख्या, हाँ ठीक है, आपने कहा, आपकी बातों को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर यहीं पे किसी सदस्य के द्वारा अगर एक या 18 ही बोल दिया जाता है, या 27 बोल दिया जाता है, या 81 बोल दिया जाता है, बात एक ही है, 9 से हम भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 0 यहाँ पर दो, फिर क्या हुआ? में एक नमाज हुआ। सुनिए नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पर यही विषय वस्तु समझनी है। हमने अभी पूर्व में कहा और आप लोगों ने भी देखा, और आप लोग समझते भी हैं, जो पंचांग से 2 लोग देखते हैं, जो पंडित जी लोग हैं, कि हाँ जातक का किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म है, वह जानते हैं कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। यहाँ पर 9 बिंदु बनाने दीजिए, पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हो गया। फिर इसके बाद में 9 दूसरी राशि में बनाने दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हो गया। जातक ने जो प्रश्न करता है वह 18 बोला है, तो अब यहाँ तो हम लोगों ने 7, 8 ऐसे करके यहाँ पर हुआ, यह 18 हुआ, तो यहाँ पर हो गया, यह अंतिम चरण हो गया। लेकिन है तो दूसरी ही राशि में ना, तो यदि अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर शेष 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? राशि यही रहेगी, इस शेष में हम नहीं जोड़ेंगे कुछ। अगर राशि शेष अगर 0 आ गया तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यह दूसरी ही राशि है, लग्न की राशि 2 ही हो गया। लेकिन नवमांश कौन हो गया? अंतिम नवमांश हो गया। 18 का मतलब एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, तो इन्होंने 18वां नवमांश बोल दिया। नक्षत्रों के चरण को ही नवमांश कहते हैं। तो यह तो अंतिम बातें हो गई। तो यहाँ पर यह नवमांश कौन हो गया? 9वां नवमांश हो गया। यदि 1 शेष बचता है तो पहला नवमांश, 2 शेष बचता है दूसरा, 3 शेष बचता है तीसरा, इसी प्रकार से 8 शेष बचता है तो 8वां नवमांश। यदि 0 शेष बचता है तो 9वां नवमांश। यानी कि यह वृषभ राशि की लग्न हुई और नवमांश कौन सा हो गया? नवमांश 9वां हुआ। यानी कि जब से क्या मिथुन 9 मास में चला गया गुरुजी। मिथुन 9 मास, 9वां मास मिथुन का होता है। हाँ ठीक है, वह जिस नवमांश में जाए, लेकिन 9वां नवमांश हो गया। अगर यही 81 अगर बोलता है तो हम 9 से भाग देंगे, तो 9 9 81, 9 नंबर का लग्न हो गया, एवं नवमांश भी 9वां हुआ। अब यहां पर देखे, अगर यही 82 होता, अगर यहीं पे 18 की बात करते हैं, 18 है, अगर यहीं 19 होता तो क्या होता? यानी कि एक यहाँ पे आ गया, यह 9 18 यहाँ पूरा हुआ, यह 19वां हो गया। यह क्या हो गया? यह मिथुन राशि में आ गया। तो 19 में अगर हम लोग 9 से भाग देते हैं तो 2 मर्तबा आता है, 18, एक शेष बच गया, यानी कि यह वृषभ राशि से अधिक हो गया।
आप लोग पंचांग में भी देखते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में कि पंचांग में लिखा हुआ रहता है 10, उसके बाद में 11, उसके बाद में कुछ, उसके बाद में कुछ। तो लग्न कुंडली में किस राशि में लिखते हैं, 11 के बाद में 12 आता है, तो फिर 12 में समझते हैं आप लोग, ठीक उसी प्रकार से अब आते हैं। तो अंक कुंडली आशा करते हैं कि आप लोगों को बनाना आ गया होगा। लग्न की राशि का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद में पंचांग या सॉफ्टवेयर के सहारे ग्रहों की स्थिति देखते हुए हम लोग ग्रहों को लिख देते हैं। अब यहाँ तक स्पष्ट हो गया अंक कुंडली। जी यदि गुरुजी। यदि किसी सदस्य को अगर यह बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो हम तो प्रतिदिन की वीडियो आप लोगों को देते हैं, आप वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर इसके बाद में हम लोग चले कि दिशा कुंडली कैसे बनाई जाती है। दिशा कुंडली का उपयोग करना चाहिए, हम करते हैं कभी कभी परिस्थितियों के आधार पर, अत्यावश्यक होने पर, या जो भी है दिशा कुंडली भी अच्छी होती है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। कुंडलियां कई प्रकार से बनाई जा सकती है। प्रश्न कुंडली, फलादेश, सभी कुंडलियों के फलादेश करने के लिए नियम एक ही है, कुंडली चाहे आप जिस कायदे से बने। तो आइए शुरू करते हैं कि दिशा कुंडली हम लोग कैसे बनाए। तो दिशा कुंडली के लिए हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जो व्यक्ति जहां पे बैठा हुआ है उसी जगह, जो व्यक्ति जहां पे बैठा हुआ है, अब मान लिया जाए पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं यहीं पे। राशियां 12 होती है। जी गुरुजी। आप लोग भी नोटबुक पर ठीक ऐसे ही बना लें। बारह खाने हो गए। जी गुरुजी। ये तो साउथ की कुंडली हो गई। अब यहां पर देखें दिशा कौन कौन है, दिशा को नोट करें। तो यह पूरब, पश्चिम, यह कौन सा दिशा हुआ? दक्षिण, यह दिशा उत्तर। अब इसके बाद में यह कोण हो गया, तो यह कोण कौन सा है? तो अग्नि कोण। यह ईशान कोण, यह नैऋत्य कोण, यह नैऋत्य कोण, यह वायव्य कोण हो गया। अब यहाँ पर आप, यह कौन है? यह ज्योतिषी हो गया, आप हो गए, वह विद्वान हो गया जो कुंडली का फलादेश करने वाला है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। यह विद्वान हो गया, ज्योतिषी हो गया, ज्योतिर्विद हो गया, दैवज्ञ हो गया। हम ज्योतिषी को दैवज्ञ भी कहा जाता है, पुस्तकों में बतलाया जाता है कि जो देवताओं की बातों को जानता हो, उनके गुणों को आकलन करने का प्रयास करता हो उसे। हालांकि ऋषि मुनि को कहा गया है कि देवताओं के गुणों के आकलन करने की महारत हासिल अगर हुई थी तो वह ऋषि मुनियों की ही हुआ था। हम सभी तो प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते जीवन के अंतिम क्षण तक रह जाते हैं। सफलता किसी किसी को मिलती भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि असंभव कोई भी कार्य है, संभव ही है, लेकिन जिससे हो जाए। हम लोग तो प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बतलाया जाए
कि सेम दिशा, अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि कोई व्यक्ति अब ठीक पूरब से थोड़ा यहाँ पर इस दिशा से आकर आए, इस दिशा से आ जाए थोड़ा सा आपके शरीर से थोड़ा पूरब, तो कौन सा लग्न होगा? लग्न मेष होगा, लग्न। मेष लग्न। यदि आप जहां बैठे हुए हैं उसके ठीक पूरब एवं उत्तर के कोने से व्यक्ति अगर आता है तो कौन सा लग्न हो जाएगा? किसान को अगर वही व्यक्ति पूरब दिशा से नहीं आकर थोड़ा सा अग्निकोण भी नहीं और एकदम सीधा सामने पूरब से भी नहीं, सामने सीधा तो हो ही नहीं सकता, अगर एकदम एक्यूरेट जहां पे आप हैं ठीक एकदम समकोण सीधे पूरब से आ रहा है तो वह तो कोई लग्न ही नहीं हुआ। तो फलादेश क्या करेंगे? फलादेश संशय में चला गया, मिश्रित हो गया, अच्छा नहीं हुआ। कोई एक निश्चित होनी चाहिए। अगर वहीं आपके ठीक समकोण से थोड़ा पूरब साइड में तो वृषभ लग्न, पूरा अग्नि कोण के तरफ से इधर से अगर व्यक्ति आया या इधर इस साइड से आके बैठा ठीक कोना से तो मिथुन लग्न, वही दक्षिण दिशा के लिए कर्क लग्न पूरा। अब यही दक्षिण दिशा से थोड़ा पश्चिम के तरफ तो सिंह लग्न, अगर नैऋत्य कोण से सीधे आ रहा है या इस साइड से आपको बैठा तो कन्या लग्न। क्या दिशा कुंडली बनाना कठिन है? जी नहीं। यह बिल्कुल ही आसान है दिशा कुंडली बनाना। दिशा कुंडली बनाना बहुत ही आसान है, केवल दिशाओं की सारणी यह याद रहनी चाहिए। यह वस्तु स्पष्ट हुई? ठीक जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब इसके बाद में चलते गुरु जी हैं। उनकी इसके आने के ऊपर निर्भर करता है ना। हाँ, उनके आने के ऊपर में निर्भर करता है कि वह किस दिशा से आए हैं। आ रहे हैं यह दिशा कुंडली। जी, ठीक है। गुरु अब रही जी, बात, हाँ जी, और ये हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं कि हाँ आपका घर कहाँ है, उनका घर किस दिशा में है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनके घर की हमारा दिशा घर से मान गए कि हमारा घर नहीं। पूरब पूरब दिशा के ओर है हम्म, और घर का बाउंड्री है और पूरब दिशा से ही उसका गेट है, तो वो तो व्यक्ति पूरब से ही आएगा। वो कहाँ से आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आपने जब उसको देखा, आपका नजर जब उस व्यक्ति पर पड़ा तो वह जी किस दिशा में था, उसका जी घर जी कहाँ है, पश्चिम दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पूरब से आता हुआ दिखलाई दिया तो आपका नजर किस दिशा में पड़ा? ठीक है जब आपकी नजर जो पहली नजर उस पर पड़ी तो किस दिशा जी, में वह व्यक्ति था? ठीक ठीक गुरु जी, ठीक। बातें स्पष्ट हो गई? जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसी गुरुजी। सदस्य को, हाँ जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, जैसे आपने ये कुंडली बनाई है साउथ की टाइप की कुंडली है ना, अगर हम नॉर्थ की बनाते तो 4 नंबर राशि इधर आ जाएगी, तो फिर वहां नहीं कल नहीं को नहीं नहीं नॉर्थ नहीं, बोलना। नहीं, हाँ नहीं, जी। नहीं, ये साउथ की कुंडली नहीं है, साउथ की कुंडली नहीं है, यह पूरे प्रश्न कुंडली की कुंडली। जब हम दिशा कुंडली बनाते हैं तो दिशा क्या साउथ के लिए, जो हम पूरब दिशा को जो कहते हैं कि सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, तो क्या साउथ के लिए दिशा सूर्योदय का बदल जाता है? जो साउथ के लिए दिशा है वही दिशा है, सभी तो एक ही है। जितने ज्योतिष हैं सब हमारे लिए भी वही हैं, उनके लिए भी वही हैं। अब हाँ, अब यहाँ पर जो आपने कहा साउथ, तो मैं कहूंगा कि यह हो सकता है, हम तो साउथ में कभी नहीं गए, उनकी पुस्तकों को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं हम सभी कि साउथ में या दक्षिण भारत में इस कुंडली का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए हम सभी इसे साउथ कुंडली कह लेते हैं। और जिस कुंडली का उपयोग हम लोग करते हैं, लोग उत्तर दिशा में हैं, तो नॉर्थ कुंडली कह लेते हैं, यह कह सकते हैं। मैंने जिस विधि को जो अपना लिया, अगर 4 विधियां हैं और जो विधि जिस इलाके में जो प्रचलित हो गई या अपना लिया,
तो वह उधर की कुंडली हो गई, यह हम नहीं कह सकते। हाँ, यह कहना है कि हाँ, इस विधि को उस क्षेत्र के लोगों ने अधिक अपना लिया, यह गुरु कह जी एक चीज सकते हैं और कि नहीं पूछनी, जैसे हाँ जी गुरु जी मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा ऑफिस होता है तो वो तो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही उसका द्वार है, तो उधर से तो आएगा, मेरे सामने आके बैठेगा वो, तो फिर अलग अलग हाँ दिशाएं हम ये कैसे देखेंगे उसमें से? हाँ, तो नहीं, यह नियम जो है एक खास करके ऑफिस में बैठने पर यह नियम लागू नहीं होती। तो जब नहीं लागू होती तो अन्य प्रश्न कुंडली बना लीजिए, अंक कुंडली बना लीजिए, कुछ पूछ लीजिए, कोई देवता का नाम पूछिए, फल फूल का नाम पूछिए, वैसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। या पंचांग के सहारे या एट ए टाइम जो लग्न व्यतीत हो रहा है उसके आधार पर पूछ लें, उसी आधार पर देख करके फलादेश करें, वह भी जायज है, उससे भी फलादेश में सटीकता आती है। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वहां पर अंक कुंडली या स्वर कुंडली बनाना अनिवार्य हो जाता है जब प्रश्न एक ही हो, जब प्रश्न एक ही हो और एक कई व्यक्ति हों और अलग अलग व्यक्तियों के प्रश्न एक ही हो। जैसे कि अभी चुनाव समाप्त हुई है, आने वाले समय में भी चुनाव आएगा, अगर 4-5 व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों का प्रश्न लगभग एक ही है कि हाँ, हमारी मुकदमे में जीत होगी या हार होगी, तो वर्तमान की लग्न कुंडली जो आप बनाएंगे तब तो सभी के लिए वही लग्न रहेगा ना। जी गुरु जी। तो क्या जब सभी के लिए लग्न वही रहेगा तो क्या जो आप पंचांग या सॉफ्टवेयर के सहारे जो वर्तमान की कुंडली बना लेंगे तो सभी का फलादेश एक ही हो जाएगा? जी गुरु जी। तो क्या उनके जीवन में सभी के जो आपके पास में आ गए, अगर एक की हार होने वाली है तो सभी की हार ही होती रहेगी, नहीं या गुरुजी, एक की जीत होने वाली है तो क्या सभी की जीत ही होगी? तो फिर नहीं वहां पर क्या, हाँ, तो क्या वहां पर यह पंचांग से जो बनाने वाली जो विधियां आ गई या वर्तमान के समय में जो लग्न कुंडली बनती है, उस लग्न कुंडली से सभी का फलादेश करना क्या उस समय उचित होगा? नहीं गुरुजी, नहीं गुरु जी, हाँ स्वर कुंडली ज्यादा ठीक है। तो वहां पर स्वर कुंडली बनाएंगे या अंक कुंडली गुरुजी। अंक कुंडली बनाएंगे? अब इस कुंडली का उपयोग हम करते हैं, कभी कभी करते हैं और अक्सर कर लेते हैं। अगर हम कहीं गए, वहां पर हमारे पास में कुछ नहीं है, ना ही पंचांग है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं, लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं उनको यह पता होता है कि कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ भी पूछे ना पूछे, दिशा के ज्ञान के अनुसार कि हाँ भाई यह हो गया, हमारे साइड से किस राशि से वह आया, तो किस दिशा से आया। तो अगर मान लिया जाए कि वह वायव्य दिशा से आया तो धनु लग्न हो गई उसके लिए। कौन सी लग्न हो गई? धनु लग्न हो गया। तो हम धनु लग्न मान लिए और धनु लग्न यहाँ पर लिख लिए, एक मिट्टी पर ही, जमीन पर ही अपनी कुंडली बना लिए, यहाँ पर 9 लिख लिए, और ग्रहों का जो गोचर हमें याद है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख लिए और उसी समय फलादेश कर दिए। यह भी हो सकता है। या अगर हम कुंडली नहीं बनाए तो जब जितनी बुद्धि परिपक्व होती चली जाती है तो मानसिक आधार पर भाई लग्न 9 हो गया तो अभी 11 नंबर राशि में, अब 11 नंबर राशि में अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ गई, तो भाई इसका बुद्धि विवेक अभी खराब चल रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कि यहां से लग्न का निर्धारण करते हैं, इस सारणी से हम लोग लग्न का निर्धारण कर लेते हैं, यहाँ पर लग्न लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग तो कुंडली बनाते हैं यहीं उत्तर भारतीय शैली वाला है, लग्न पहचानने के लिए हम लोग इस दिशा कुंडली का दिशा सारणी का उपयोग करते हैं। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब कल से जो है हम लोग फलादेश की तरफ बढ़ेंगे। हमने अभी जो कहा है कि शगुन का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो फलादेश करते वक्त भी बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे बुरे शगुनों की बात होती है, चर्चा होती है। तो हम आज की कक्षा कोई भी नया विषय वस्तु अगर शुरू करते हैं तो समय भी नहीं है, लंबा समय हो गया, 8 बजने वाले हैं, तो जब विषय वस्तु समाप्त नहीं होगी तो पुनः आज जो हम लोग शुरू कर लेंगे पुनः कल उसकी चर्चा करनी होगी। इसलिए आज की कक्षा हम यहीं पे स्थगित करते हैं
और आज हम लोगों की यह दूसरी कक्षा है। यदि आप लोगों को इस कक्षा के बारे में अगर अपना कुछ सुझाव देना है तो आप लोग दे सकते हैं, ताकि उस सुझावों का उपयोग हम आने वाले कक्षा में कर सकें और कक्षा बेहतर से बेहतर ढंग से संचालन किया जा सके। आप सबों का सुझाव आमंत्रित है, अभी भी बोल सकते हैं, समूह में भी आप लोग लिख सकते हैं। जी गुरुजी बोले हैं